अब पार्किंसन डिजीज़ की कुछ स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पार्किंसन डिजीज़। इसमें हमारी पार्किंसन डिजीज़ माइल्डेस्ट होती है और यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ पिन रोलिंग सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर, मिनिमल होते हैं, लेकिन इंटेंशनल ट्रीमर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब हैंड शेक करना स्टार्ट हो जाएगा उनका, यूनिलेटरल होता है, ठीक है। माइल्डेस्ट फॉर्म होती है पार्किंसन डिजीज़ की इन स्टेज फर्स्ट। सेकेंड स्टेज माइल्डेस्ट से मॉडरेट स्टेज में आ जाते हैं। सेकेंड स्टेज में मॉडरेट फॉर्म ऑफ पार्किंसन डिजीज़ होगी, स्टिफनेस होगा, ट्रीमर होगा, ट्रेम्बलिंग होगी, मे बी मोर नोटिसेबल एंड चांस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कैन अकर। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा, स्टिफनेस धीरे धीरे आने लगेगी, ट्रीमर भी आ जाएंगे। सेकेंड स्टेज जो होती है माइल्डेस्ट फॉर्म, फर्स्ट माइल्डेस्ट फॉर्म होती है एंड सेकेंड स्टेज इज अ मॉडरेट फॉर्म ऑफ पार्किंसन डिजीज़। ओके, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब दोनों तरफ पेशेंट के ट्रीमर या स्टिफनेस या जो भी बॉडी एक होगा, पोस्चर अफेक्ट होगा, फ्लेक्स्ड एल्बो वगैरह, वो दोनों साइड आ जाएंगी बॉडी के। थर्ड स्टेज में आता है माइल्ड मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज होती है पार्किंसन डिजीज़ में। मेजर इसमें जो टर्निंग पॉइंट इन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, इसमें 3 लिम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिम्टम्स जो मैंने बताए वो सिम्टम्स सारे इसमें आने लगते हैं। 3 लिम्स इन्वॉल्व होते हैं खाली, या तो दोनों हैंड और 1 लेग होगा या दोनों लेग और 1 हैंड होगा, ठीक है। स्टेज 4 में यहाँ पर डेली टास्क एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इम्पॉसिबल हो जाती हैं। ऑल 4 लिम्स आर इन्वॉल्व, दोनों हैंड और दोनों फुट इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग पॉसिबल ओनली विद असिस्टेंस, मतलब कोई भी असिस्टिव डिवाइस लेना पड़ेगा या व्हील चेयर लेनी पड़ेगी या वॉकर वगैरह लेना पड़ेगा या केन क्रचेस लेने पड़ेंगे। असिस्टेड डिवाइस के साथ ही स्टैंडिंग या वॉकिंग पॉसिबल हो पाती है। ओके, लेवल ऑफ डोपामाइन डिक्रीज हो जाते हैं। अगर हम एमआरआई में देखते हैं एट्रॉफी आती है बेसल गैंग्लिया में, बट लेकिन अल्जाइमर डिजीज़ में हमारे जितने भी पार्ट होते हैं एट्रॉफीज हो जाती हैं, ब्रेन के सारे पार्ट में एट्रॉफी हो जाती है। लेकिन हमारे पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो एट्रॉफी होती है वो बेसल गैंग्लिया के अंदर होती है। स्टेज 4 जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें कन्फाइंड टू बेड और व्हील चेयर, या तो पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा या व्हील चेयर पर आ जाएगा, कोई भी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, सारे सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे और हमारा जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी लिम्ब होंगे, इन्वॉल्वमेंट सारे हो जाएंगे, उनका इन्वॉल्व हो जाएगा और जनरलाइज पेन होगा, फेशियल एक्सप्रेशन लॉस हो जाएंगे, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, काइफोसिस, सारी प्रॉब्लम इसके अंदर स्टेज 5 के अंदर आ जाएंगे और पेशेंट जो होगा वो बेड रिडन या फिर व्हील चेयर पर आ जाएगा। ओके, असेसमेंट कैसे करते हैं हम पार्किंसन डिजीज़ पेशेंट में? पहले हम डेमोग्राफिक डिटेल ले लेंगे, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की, ऑनसेट, जनरलाइज, ड्यूरेशन, सिम्टम्स देखेंगे, चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट की देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़, मेमोरी लॉस, थिंकिंग स्लो, बॉडी टाइटनेस और रिजिडनेस आएगी। मेडिकल हिस्ट्री भी हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि उसका कोई ड्रग्स लेने की वजह से डोपामाइन का लेवल रिड्यूस तो नहीं हो गया, तो इसमें हम पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन से ही हमें पार्किंसन डिजीज़ का पता लग जाता है। पर्सनल हिस्ट्री भी लेंगे क्योंकि फैमिली हिस्ट्री मैंने आपको बताया इसका मेन कॉज भी होता है जेनेटिक। अल्कोहल तो नहीं करता जिससे हमारा डोपामाइन का लेवल रिड्यूस होता है, ड्रग्स की वजह से रिड्यूस होता है। स्मोकिंग तो नहीं करता क्योंकि ये हमारा डिजनरेशन को फास्ट कर देता है स्मोकिंग। और ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, जितने भी डिजनरेटिव डिजीज़ हैं वो स्मोकिंग की वजह से और वर्स हो जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लेंगे कि कौन सा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा तो नहीं है जहाँ पर उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा हो और डोपामाइन लेवल कम हो रहा हो। यंगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे से असेसमेंट करते हैं क्योंकि ओल्ड पेशेंट में तो हम एज के हिसाब से देख के बता सकते हैं, लेकिन यंगर पेशेंट में हमें बहुत अच्छे से हिस्ट्री पेशेंट की लेनी पड़ती है जिससे हम पता लगा सकें कि उसको मेन कॉज क्या है पार्किंसन डिजीज़ का। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन ही इसमें मेन होती है असेसमेंट में। ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर आता है, स्टूप पोस्चर यानी एलबीए। स्टूप पोस्चर की वजह से बहुत स्टूप पोस्चर होगा जिसकी वजह से लो बैक एक रहेगा, पेन बहुत ज़्यादा जनरलाइज रहेगा पेशेंट के अंदर। फैंटम पोस्चर आ जाएगा, मीन शोल्डर जो होंगे वो प्रोट्रैक्ट हो जाएंगे, नेक जो होगा वो फॉरवर्ड बैक हो जाएगी। इन सुपाइन
नेक इज़ नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू दी बेड। अगर सुपाइन में पेशेंट होगा तो नेक जो होगी वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं रहेगी बेड से, क्योंकि पेशेंट का पोस्चर है स्टूप्ड। ओके, अगर वो हम सुपाइन पोजीशन में आता है और वो स्टूप पोस्चर होने की वजह से, तो उसकी जो नेक होगी वो बेड से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो अगर हम गेट की बात करें तो इसमें फेस्टिनेटिंग गेट आएगा, सॉरी स्पाइन काइफोसिस होगा, हिप लिटिल बिट बैंड विद नी फ्लेक्शन। गेट फेस्टिनेटिंग गेट होगा, मतलब स्ट्राइड और स्टेप लेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ड्राई स्केली स्किन होगी। नेल बेड सर्कुलेशन दिखेगा, मतलब रेस्पिरेटरी कैपेसिटी डिक्रीज होती है, साइन होता है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर। फेशियल एक्सप्रेशन इज डिक्रीज। स्लर्ड स्लो स्पीच। लो पिच वॉइस होगी, बहुत हल्की बोलेगा, उसकी पिच बहुत लॉस हो जाएगी। ब्रेडिकाइनेसिया हो जाएगा, मतलब स्लो मूवमेंट हो जाएगा या फिर स्लोनेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट। ट्रीमर ऑब्जर्व होंगे, मेन होगा पिन रोलिंग ट्रीमर। फंक्शनल एक्टिविटीज एप्टीट्यूड जो होगा, रोटेटरी मूवमेंट आर एब्सेंट एंड माइक्रोग्राफिया आर प्रेजेंट। ठीक है, माइक्रोग्राफिया मतलब स्मॉल हैंड राइटिंग होगी उसकी, अगर और रोटेटरी मूवमेंट जो होगा उसके अंदर पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाएगा। पेशेंट जो होगा वो कंफ्यूज होगा, नर्वस होगा, इरिटेट होगा, लेथार्जीनेस होगा, जर्नलाइज मसल्स एक होंगी पेशेंट के अंदर। चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से डाइस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डाइस्ट्रेस होगा। चेस्ट एक्सपेंशन क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि उसका फॉरवर्ड पोस्चर होता है पेशेंट का, तो चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पाता, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आने लगेगी लास्ट स्टेज पर स्पेशली। ब्रेडिग्राफिया होगा, मतलब ब्रेडिफ्रीनिया होगा, यानी स्लोइंग ऑफ थॉट प्रोसेस विद लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन एंड इनएबिलिटी टू जज द डिसीजन। कोई भी डिसीजन जज नहीं कर पाएगा और अटेंशन नहीं कर पाएगा, फुली कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा अपने जो भी उसका वर्क होगा। स्लोइंग ऑफ थॉट प्रोसेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन इज ऑल्सो सीइंग इन द पार्किंसन पेशेंट। फिंगर डेक्सटेरेटरी, मतलब फिंगर डेक्सटेरेटरी का मतलब क्या होता है कि बहुत स्मॉल, अगर हम कोई एक्टिविटी, फाइन मोटर स्किल्स बोल सकते हैं हम इसको, फाइन मोटर कोई भी मूवमेंट कराते हैं फिंगर्स का तो पेशेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज किस तरीके से करते हैं, क्या होता है इसके अंदर और क्या क्या गोल होते हैं, क्या हमें उसको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, इसके अंदर हमारी सारी पार्ट में स्ट्रेटजीज आती हैं। फर्स्ट हम जो देखते हैं गोल एंड आउटकम ऑफ पेशेंट। क्या गोल है हमारा, हमें क्या चीज़ पेशेंट में करनी है और क्या चीज़ उसको अवॉइड करने के लिए बोलना है। फर्स्ट आता है टू इंक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एंड होम केयर मैनेजमेंट। हमें उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करना है, वो सेल्फ केयर कर पाए, अपनी एक्टिविटी, डेली लिविंग एक्टिविटी अपनी कर पाए। ठीक है, सबसे पहला गोल है। सेकेंड गोल आता है टू इनहेंस बिहेवियर दैट फास्टर हेल्थ हैबिट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। थर्ड आता है टू इम्प्रूव पोस्चरल कंट्रोल, उसका पोस्चर को हमें ठीक करना है, उसके पोस्चर को हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव मोटर फंक्शन, उसके जो मोटर फंक्शन लॉस हो रहे हैं, ब्रेडिकाइनेसिया हो रहा है, उसको रिजिडिटी आ रही है, माइक्रोग्राफिया हो रहा है और डिसमेटेरिया हो रही है, उन सबको हमें मोटर फंक्शन को उनको हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव बैलेंस एंड गेट। बैलेंस हमारे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, शफलिंग गेट जो आता है, शॉर्ट स्टेपिंग गेट जो आता है, इसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये हमारे फिजियोथेरेपी के इसके अंदर गोल आते हैं। नेक्स्ट गोल क्या है, टू एनहेंस डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस, इनहेंस साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली। जो इसमें मेन कॉज होता है वो स्ट्रेस का बढ़ना, यानी सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो सेल्स होती हैं जिसके अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स होता है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्ट्रेस का हाई होने की वजह से।
तो हमारा मेन फोकस जो होगा कि उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी है, उसकी फैमिली सपोर्ट, फैमिली को भी उस काउंसलिंग देनी है कि उसको सपोर्ट करना है कि पेशेंट का स्ट्रेस लेवल हाई ना हो, यानी डोपामिन का अच्छे से प्रोडक्शन हो, जिससे उसकी जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो डिक्रीज होने लगेंगे धीरे धीरे करके और उसको रिलीफ फील होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के तरफ। ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, इंटरवेंशन ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फर्स्ट आती है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मेन है क्योंकि हमें उसका स्ट्रेस लेवल कम करना है और हमारा उसका जो पोस्चर रिजिड हो गया है, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर हो गया है, रिजिड हो गया है, अपने में ही रिजिड हो गया है, उसको हमें ठीक करना है। उसके लिए हम क्या कराते हैं, जेंटल रॉकिंग एक्सरसाइज with the help of rocking chair. Cradle can be used to produce generalized relaxation in rigid group of our muscles. Balance board exercise, deep breathing exercise, soothing music and dim light, vocal command matter, सॉफ्ट एंड काम। हमें पेशेंट को जो कमांड देनी है वो बहुत सॉफ्ट कामनेस देनी है, सूदिंग म्यूजिक, डिम लाइट, उसको मेनली रिलैक्सेशन की ओर ले जाना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी है, बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइज करानी है फॉर इम्प्रूविंग द बैलेंस एंड पोस्चर इम्प्रूव कराना है विद द हेल्प ऑफ रॉकिंग चेयर एंड जनरल रॉकिंग एक्सरसाइज। क्रेडल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस जनरलाइज रिलैक्सेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है रोटेशनल एक्सरसाइज। रोटेशनल एक्सरसाइज फॉर मेक द पेशेंट स्ट्रेस्ड। इसमें हमें, मैंने आपको बताया कि इसमें रोटेट नहीं होता पेशेंट, रोटेशन उसकी चली जाती है पूरी तरीके से। तो हमें इसका पेशेंट को स्ट्रेट करने के लिए वेस्टिबुलर बॉल एक्सरसाइज करानी है, फिजियोथेरेपी बॉल होती है उसकी एक्सरसाइज करानी है, PNF टेक्निक करानी है विद रिदमिक इनिशिएशन। ओके, PNF इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर पार्किंसन डिजीज पेशेंट और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। PNF द रेंज ऑफ मोशन एंड हेल्प इन द रिलैक्सेशन। PNF दोनों में ही इफेक्ट अच्छा डालता है रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्प इन द रिलैक्सेशन। रेंज ऑफ मोशन भी उसके अंदर डिक्रीज हो जाती है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर आ जाता है पेशेंट के अंदर, उसका एल्बो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं और उनकी रेंज नहीं खुल पाती, पोस्चर रिजिड हो जाता है। तो रिजिड होने की वजह से उसकी रेंज पूरी तरीके से नहीं खुल पाती। तो PNF टेक्निक्स बहुत हेल्प करती है उसकी रेंज ऑफ मोशन को इन्हेंस करने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए भी PNF बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है PNF का पार्किंसन डिजीज पेशेंट में। फोर्थ, चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाती तो हमें चेस्ट एक्सपेंशन का भी ध्यान रखना है पेशेंट का। तो D1 फ्लेक्शन और 2D1 एक्सटेंशन करानी है PNF पैटर्न की। ओके, सर्वाइकल रोटेशन भी करानी है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराएंगे, बॉल से कराएंगे और जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो, थेराबैंड वगैरह इन सबसे हम इनको एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें आती है हमारी स्ट्रेचिंग। फ्लेक्सार्स जो होंगे उनको स्ट्रेच करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंसार्स जो होते हैं एक्सटेंसार्स होते हैं इसके अंदर वीक हो जाते हैं और फ्लेक्सार्स से ज़्यादा एक्सटेंसार्स वीक हो जाते हैं। तो फ्लेक्सार्स की हम स्ट्रेच कराएंगे क्योंकि वो एकदम लूज हैं और एक्सटेंसार्स को हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसमें जेंटल स्ट्रेचिंग आएंगी एल्बो फ्लेक्सार्स की। एल्बो बैंड हो गई है तो हम इसमें जेंटल स्ट्रेच करेंगे एल्बो को। ठीक है, हिप एंड नी फ्लेक्सार्स को, प्लांटर फ्लेक्सार्स को प्लांटर फ्लेक्शन कराएंगे। कैन बी कंबाइंड विद द जॉइंट mobilization technique to decrease tightness of joint capsules and ligament। जॉइंट कैप्सूल्स और लिगामेंट टाइट हो जाते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर आ जाता है और रिजिडिटी आ जाती है। तो इसके लिए हम फ्लेक्सार्स पर मेन फोकस करेंगे और स्ट्रेचिंग कराएंगे। किस किस की कराएंगे, एल्बो की, हिप की, नी की, एंकल की विद द हेल्प ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक। जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है इन पार्किंसन पेशेंट। अवॉइड एग्रेसिव एंड बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं, ज़्यादा हाई स्ट्रेचिंग नहीं करानी है, हमें बहुत लो रेजिस्टेंस करानी है, बहुत कम अमाउंट में करानी है। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, रिजिडिटी के हिसाब से करानी है। ज़्यादा देंगे तो उनकी एल्बो और उनके जॉइंट ब्रेक होने की भी चांसेस रहते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर। सेकेंड आता है स्ट्रेंथनिंग कराएंगे एक्सटेंसार्स की
और स्ट्रेंथनिंग कराएंगे एक्सटरसार्स की, स्ट्रेचिंग कराएंगे फ्लेक्सार्स की, क्योंकि फ्लेक्सार्स जो होते हैं वहाँ पर हमारे ठीक होते हैं, लेकिन एक्सटेंसार्स जो होते हैं मोर वीक होते हैं, तो उनकी स्ट्रेचिंग नहीं करा सकते हम एक्सटेंसार्स की, तो उनकी तो हमें मतलब उनकी ताकत के लिए एक्सटेंसार्स की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे ना, कि उसमें स्ट्रेंथन आ जाए, मसल्स मतलब अच्छी तरीके से टाइट हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। लेकिन जो क्या नाम है, जो टाइट हैं फ्लेक्सार्स, उनकी स्ट्रेचिंग कराएंगे, उनको लूज करेंगे टू कंपनसेट टू बैलेंस द फ्लेक्सार और एक्सटेंसार्स। ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉपर रेस्टिंग पोस्चर, मतलब रेस्टिंग पोस्चर को हम इसके अंदर मेंटेन करेंगे, सुपाइन प्रिफर करेंगे देन द प्रोन पोजीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया फॉरवर्ड पोस्चर है, अगर हम उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं तो और ज़्यादा फॉरवर्ड होगा, इसलिए हम उसको बैकवर्ड प्रोन पोजीशन में मेंटेन करके रखेंगे टू स्ट्रेट द पोस्चर। क्लियर। पैसिव पोजिशनिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, पैसिव पोजिशनिंग कराएंगे, पैसिवली कराएंगे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसकी वजह से यूज टू स्ट्रेच लाइट मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। ओके, यूज टू स्ट्रेच लाइट मसल सॉफ्ट टिश्यूज। फॉर फैंटम पोस्चर पेशेंट शुड बी पोजिशन टू प्रोन, मैंने अभी आपको बताया फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर हो जाता है तो हमें प्रिफर करना है प्रोन पोजीशन के अंदर फॉर फैंटम पोस्चर। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्ट्रेट पोस्चर फॉर ईटिंग, हमें पेशेंट को मतलब एजुकेट करना है कि आपको जब भी आप ईटिंग करते हैं तो आपको स्ट्रेट पोस्चर रखना है, मतलब आपके एक्सटेंसार्स वीक हैं, इस वजह से आपको स्ट्रेट करके रहना है ताकि एक्सटेंसार्स को स्ट्रेंथन हो सके, एक्सटेंसार्स को स्ट्रेंथनिंग मिल सके, ठीक है। अगर हम ज़्यादा लूज करके रखेंगे अपनी बॉडी को, पेशेंट को बोलेंगे अगर लूज करके रखो, तो वो तो फ्लेक्सार्स तो वैसे ही ठीक है ना, उनको स्ट्रेचिंग मिलेगी, और अगर हम स्ट्रेंथन करके रखेंगे अपने एक्सटेंसार्स को तो वो जो वीक है वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, पेशेंट का पोस्चर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बैक पेन के लिए हम मोडालिटीज देंगे, टेंस दे सकते हैं, IFT दे सकते हैं, हीटिंग मोडालिटीज हॉट पैक वगैरह दे सकते हैं, पेशेंट को बहुत रिलैक्स फील होता है और उनका डोपामिन का भी लेवल डिक्रीज हो जाता है। गेट ट्रेनिंग कराएंगे, पेशेंट को गेट ट्रेनिंग कराएंगे क्योंकि उनका शफलिंग, फैसिनेटिंग और रेट्रोपल्सिव प्रोपल्सिव गेट आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम स्टिक वॉक कराएंगे, मार्चिंग कराएंगे, स्टेपिंग कराएंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बायो फीडबैक कराएंगे, यानी मिरर के सामने हम पेशेंट को एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि वो एक तरीके से फीडबैक ले करके भी अपने आप को ठीक कर सके। साइड स्टेपिंग कराएंगे, क्रॉस स्टेप वॉक कराएंगे, पैरेलल बार वॉकिंग कराएंगे टू इम्प्रूव द गेट ऑफ द पेशेंट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे क्योंकि वहाँ पर चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस हो रही थी, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग कराएंगे, पर्स स्लीप कराएंगे, योगा कराएंगे, योगा में प्राणायाम कराएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, बैलेंसिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सार की स्ट्रेचिंग कराएंगे। ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है, लाइक फॉरवर्ड बैंड पोस्चर हो गया है और बहुत ज़्यादा है और काइफोसिस पूरी तरीके से बन गया है, तो इसमें लास्ट ऑप्शन ओके। तो गेट ट्रेनिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बैलेंस ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल होती है, PNF स्ट्रेट जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक टू ट्रीट द पेशेंट विथ पार्किंसन डिजीज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, और जो भी आपको टॉपिक अगला चाहिए या फिर जिस चीज़ के लिए आपको अवेयरनेस या डाइटरी मैनेजमेंट या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट चाहिए, आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।